Good morning, plus one commerce. So today we will be studying about fourth type of services that are insurance services. So what is insurance? It is simply a contract between two persons. Now, who are those two persons? First is insurer, and second is insured. Okay. So what does this contract do? This contract agrees to make good the loss of insured on happening of an event. Okay, so it means that okay, first I'll explain you what is insurer. So insurer means the insurance company, and insured means जो इंश्योरेंस करवा रहा है. ठीक है, कि जब लॉस होगा जिसको कंपनसेशन मिलेगी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, दैट इज़ इंश्योर्ड. राइट. सो जब इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी, जब वो एग्री कर जाए कि जितना भी आपका लॉस हुआ है उसको हम ठीक करेंगे. कैसे? वो कंपनसेशन हमें दे देते हैं, लेकिन वो सिर्फ तब देंगे जब कोई ऐसा इवेंट होगा नॉर्मल वर्किंग में जो कि उस गुड को या उस चीज़ को जिसने डैमेज किया होगा किसी भी वे में. ठीक है. लेकिन जितने ईयर्स की आप इंश्योरेंस करवाते हो आपको उसके लिए क्या देना पड़ता है? प्रीमियम. मतलब जैसे कई लोग इंश्योरेंस करवाते हैं ना, हर मंथ कुछ अमाउंट जाती है. कितनी अमाउंट देनी है? इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज, इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. ठीक है. लेकिन अब कोई भी इंश्योरेंस अगर लेते हो तो आपको हर मंथ एक प्रीमियम पे करना पड़ता है. अगर वो आप पे करते रहोगे, ठीक है, फिर अगर सपोज़ आपने 1 ईयर की करवाई है और आपने हर मंथ प्रीमियम पे किया है, देन इफ़ बिटवीन ओके, इफ़ सपोज़ ड्यूरिंग दैट 1 ईयर समथिंग हैपन, जैसे आपने एक फैक्ट्री की इंश्योरेंस करवाई थी और थर्ड फोर्थ मंथ में फायर लग गई वहाँ पे और आपने फायर इंश्योरेंस करवाई हुई थी, तो क्यों जितना नुकसान होगा आपको वो पैसे मिल जाएंगे. वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी का काम होता है. वो आपको कैलकुलेट करके अमाउंट वो दे देंगे. दैट इज़ कॉल्ड एज कंपनसेशन. ओके, बट दैट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ यू आर पेइंग द प्रीमियम. ओके. सो इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड मीन्स जिसको कंपनसेशन मिल गई है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से. ठीक है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है. ओके. नाउ थर्ड इज़ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. अब यहाँ पे हैपनिंग ऑफ इवेंट का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो से मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया फैक्ट्री का, तो अगर उसमें कोई लॉस हो जाता है, कैसे? जैसे फायर लग गई, ठीक है, या गुड्स डैमेज हो गए, गुड्स चोरी हो गए. ठीक है. जैसे अगर लाइफ इंश्योरेंस होती है, डेथ हो जाए, ऐसे मेरीन इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. तो अगर किसी भी तरह का कोई लॉस होता है, जब कोई इवेंट होता है, ठीक है, अब लॉस कब होगा? जब फायर लग जाती है. ठीक है, दैट इज़ अ लॉस. या इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि जस्ट फॉर टू टेक द कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, व्हाट दे डू इज़, कई लोग तो खुद ही अपने शॉप को आग लगा देते हैं. ऐसे भी होता है. दिस इज़ अ रियलिटी. क्या उनको मतलब इसके बदले में पैसे मिल जाएंगे और उनको पैसे मिल भी जाते हैं. ठीक है. लेकिन हैपनिंग ऑफ द इवेंट आपको समझ में आ गया कि जब कोई लॉसेस हो रहे हैं किसी तरह के. ठीक है. प्रीमियम क्या होता है मैंने आपको बता दिया. कोई अमाउंट होती है जिसको आप क्वार्टरली भी पे कर सकते हो, हाफ ईयरली भी पे कर सकते हो, एनुअली भी पे कर सकते हो. और जब लॉस होगा आपको कंपनसेशन मिलेगी. कंपनसेशन सिर्फ एट द टाइम ऑफ लॉस ही मिलेगी. ओके. तो you have to make sure that you understand these four terms, otherwise you will not be able to understand the whole concept of insurance, because we will be discussing about the principles now. Okay. So the first is insurer, that is insurance company. Then third is insured, means जैसे हम हैं. ठीक है. हैपनिंग ऑफ द इवेंट, जैसे कोई लॉस हो गया. एंड प्रीमियम मीन्स आपको अमाउंट पे करना है. इट कैन बी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली. ओके. एंड व्हाट इज़ इंश्योरेंस? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट वर्ड इज़ मैंडेटरी, यू हैव टू राइट. किसके बीच में? इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच में. जब आपका जो इंश्योरर है, मींस आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो एग्री करती है कि हम आपके जो लॉस है उसको गुड बनाएंगे. गुड मीन्स अच्छा बनाएंगे, मतलब अच्छा मीन्स आपको कॉम्पनसेशन दे देंगे, दे विल गिव यू द मनी. लेकिन वो तब होता है व्हेन यू गिव द प्रीमियम.
ठीक है, डन, ओके। The picture in this, the picture here is not clear from, from the end side. So make sure that you open the books when you are listening to this lecture. Okay, so now what do you mean by principles of insurance? So there are some basic principles that you have to follow. अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो ही जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको कंपनसेशन देगी, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। सो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो इंश्योरेंस है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फेथ पे बना हुआ है। फेथ मीन्स विश्वास, ठीक है। इट मीन्स कि जो इंश्योर्ड है और जो इंश्योरर है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी एंड जिसने इंश्योरेंस करवाई है वो, उनको सारी इंपॉर्टेंट बातें, मटेरियल फैक्ट्स मीन्स जो भी आपको लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी को पता होनी चाहिए वो आपको बतानी ही बतानी है। यू शुड नॉट हाइड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो और इंश्योरेंस कंपनी को पता चल गया तो वो आपको बाद में मना कर सकते हैं कि हम आपको कंपनसेशन नहीं देंगे। कंपनसेशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। कब? अगर उनको पता लग गया आपने कुछ झूठ बोला है, आपने कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपने पहले नहीं बताई, ओके। तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर ऐसा कुछ हो तो एक लॉ का टर्म है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको बताया ना इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, लॉ है, ये लीगल टर्म है, तो वॉइड हो जाएगा। वॉइड मीन्स कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है और ये इंश्योरेंस कंपनी अपने चॉइस पे कह सकती है, ओके। सपोज़ किसी ने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, उसने ये नहीं बताया कि वो एक हार्ट पेशेंट है। बाद में क्या हुआ कि वो जो पर्सन है उसकी डेथ हो गई ड्यू टू हार्ट अटैक। तो अब जब वो ऑलरेडी एक हार्ट पेशेंट है और उसने ये चीज़ नहीं डिस्क्लोज़ करी तो अब इंश्योरेंस कंपनी को तो पता लग जाएगा, तो अब वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि हम आपको कंपनसेशन पे नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर। नाउ सपोज देयर इज़ वन मोर एग्जांपल कि जो फैक्ट्री ओनर है उसने एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई। मोस्टली फैक्ट्री जो ओनर्स होते हैं वो ये फायर इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं। अगर उन्होंने ये नहीं बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था उन्होंने ऑलरेडी उनकी फैक्ट्री वालों को बोला हुआ था, एक स्टैट्यूटरी वार्निंग मतलब लीगल वार्निंग भेजी हुई थी कि आप अपनी फैक्ट्री की जो सारी वायरिंग है, तारें हैं, वो आप चेंज करवाओ, ठीक है। और अब क्या हुआ कि शॉर्ट सर्किट हो गया उस वायरिंग की वजह से। तो अब जब इंश्योरेंस कंपनी को पता चल गया कि भी ऑलरेडी उनको एक लीगल वार्निंग पहुंची हुई थी कि वो अपनी वायरिंग चेंज करवा लें, लेकिन फैक्ट्री वालों ने नहीं चेंज कराई और अब शॉर्ट सर्किट से फायर लग गई, नुकसान हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो अब वो मना कर देगी कि आई एम नॉट गोइंग टू पे द कंपनसेशन क्योंकि आपने मेरे से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यू हैव नॉट disclosed any material information related to this, okay, you have hide something related to this, so I will not be paying the compensation, okay। so इस प्रिंसिपल का क्या नेम है? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ से अपनी याद रखना, फेथ मतलब विश्वास, ठीक है, दोनों पार्टीज़ के बीच में। कौन सी दोनों पार्टीज़? इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, दोनों में क्या होना चाहिए? फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ठीक है। जैसे दो फ्रेंड्स के बीच में विश्वास होना चाहिए ना, सच सच बताना है, वैसे ही। और नहीं, अगर आपको पता चलता है आपके फ्रेंड ने आपसे कुछ झूठ बोला, आप क्या करोगे? अपनी फ्रेंडशिप तोड़ देते हो ना, वैसे इंश्योरेंस कंपनी वाले आपके साथ भी ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो मनी नहीं देंगे आपको। आप पेपर में मनी वर्ड नहीं लिख सकते, यू हैव टू राइट द वर्ड कंपनसेशन। जहाँ पे प्रीमियम है वहाँ पे प्रीमियम ही होना चाहिए। इंश्योर्ड एंड इंश्योरर करके ही आपने बात करनी है पेपर में, ओके। सेकेंड इज़ principle of insurable interest. I'm so sorry for this, this page, just look into your book. So इस principle के accordingly क्या है कि जो insured है, ठीक है, insured means मैं, जैसे मैंने इंश्योरेंस करवाई है, मेरा एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट होना चाहिए किस में? जो भी मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके सब्जेक्ट मैटर में। अगर फायर है तो फायर में, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में, अगर लाइफ है तो उसमें, जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी हैं उन सब में होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो ये माना जाता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी एक फ्रॉड एक्टिविटी थी और लॉ उसको अलाउ नहीं करेगा।
जैसे कि अगर लाइफ जस्ट वेट, ओके ओके, जैसे सपोज़ कि अगर किसी ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है, तो उसका जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो किसके साथ आना चाहिए? इंश्योर्ड के साथ। मतलब जो इंश्योर्ड है, जैसे मैं, मेरा उस पर्सन के साथ, जो पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है उसके साथ रिलेशन होना चाहिए। ओके जैसे एक पर्सन है, उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है अपनी वाइफ के लिए, स्पाउस मीन्स वाइफ और हस्बैंड, ठीक है, ये अपने बच्चों के लिए ली है, वो ले सकता है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड का वाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, वो उससे रिलेटेड है। हस्बैंड का बच्चों के साथ रिलेशन होता है, वो उसके साथ रिलेटेड है। लेकिन मैं कहूँ कि मैंने तुम लोगों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, यू आर स्ट्रेंजर्स टू मी, आई कैन नॉट टेक इट। आपका मेरा आप में क्या कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट है? कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, मेरा आपसे कोई रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पर्सन ने लोन लिया था, फैक्ट्री लोन लिया था और उसने सिक्योरिटी पे क्या दे दिया? फैक्ट्री दे दी अपनी, कि ठीक है अगर कल को मैं नहीं पे कर पाया मेरी फैक्ट्री ले जाना। तो इट मीन्स अभी लोन किससे लिया होगा? बैंक वालों से लिया होगा। अब बैंक वाला क्या है इसमें, एक तरह से उसका एक इंटरेस्ट बन गया, भले वो ओनर नहीं है फैक्ट्री का, बट फिर भी उसका इंटरेस्ट बन गया ना, क्योंकि कल को अगर फायर लग जाती तो नुकसान किसका होगा? तो नुकसान बैंक वालों का ही है ना, क्योंकि उन्होंने लोन दिया हुआ है उसके बेसिस पे। तो अब इस तरह से वो उसका एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट इस फैक्ट्री में बन चुका है, तो वो अलाउड है। अगर फायर इंश्योरेंस है तो जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो उस टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए, जिस टाइम पे हमने पॉलिसी ली थी और जिस टाइम पे लॉस हुआ था। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि अगर फायर लगती है तो जो भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, ठीक है, वो भी प्रेजेंट होना चाहिए जो पॉलिसी ली थी, ठीक है, और जब लॉस हुआ उस टाइम पे भी, पॉलिसी लेने के टाइम पे भी होना चाहिए और जब लॉस हुआ, दोनों। अगर दोनों में से सिर्फ एक चीज़ में वो प्रेजेंट था, फिर ये वैलिड नहीं है। दोनों मीन्स दोनों। लेकिन फायर इंश्योरेंस को छोड़ के जो बाकी सारी इंश्योरेंसेज हैं, जैसे मरीन इंश्योरेंस या कुछ भी है, उसमें सिर्फ ये है कि जो भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो सिर्फ जब लॉस होता है उस टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फायर इंश्योरेंस में क्या है कि जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो जब पॉलिसी आपने ली थी तब भी प्रेजेंट होना चाहिए और जब लॉस हुआ वो तब भी प्रेजेंट होना चाहिए। बाकियों में क्या है कि जब लॉस होता है वो सिर्फ तब प्रेजेंट होना चाहिए, तो काम आपका बन जाएगा, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या है कि वो जो पर्सन है उसका, जिसके लिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, उसका उसके साथ कोई रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंजर के लिए हम नहीं ले सकते। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या था कि भले आप ओनर नहीं थे, जो मैंने आपको बैंक वाला एग्जांपल दिया, बट फिर भी क्योंकि आपने लोन दे रखा है पर्सन को, तो आप कल को अगर वो लोन नहीं पे कर पाया तो एट द एंड आपके पास क्या बचेगा? उसकी फैक्ट्री ही बचेगी। तो एक तरह से वो आपकी प्रॉपर्टी भी है इनडायरेक्टली। तो आप भले डायरेक्ट ओनर नहीं हो, लेकिन फिर भी आपका उसमें एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट बन गया है, ठीक है। तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में जो इंटरेस्ट है वो जब पॉलिसी ली थी तब भी सामने होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, और जब लॉस हुआ तब भी। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या है कि जो आप इंश्योरेंस करवाते हो वो आप पैसे कमाने के लिए नहीं करते हो, वो तो सिर्फ इसलिए होता है कि अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो उसके बदले में आपको कंपनसेशन मिल जाए, ठीक है। अब एक पर्सन था, ठीक है, उसने क्या किया कि मंजोत है ना, मंजोत ने क्या किया, अपनी फैक्ट्री को इंश्योर करवाया। उसने बोला, उसने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली 2 लाख की, ठीक है। लेकिन लॉस, फायर लग गई इसकी फैक्ट्री में, लेकिन उसको लॉस हुआ 1 लाख का। तो अब इसको कंपनी कितने पैसे वापस करेगी? 1 लाख या 2 लाख? वो सिर्फ 1 लाख देगी। अगर 10,000 का नुकसान हुआ है तो 10,000 देगी। अगर 1,80,000 का हुआ है तो 1,80,000 देगी, मतलब जितना अमाउंट बनता है उतना देगी। तो अभी सिर्फ 1 लाख का हुआ है तो कंपनी कितना पे करेंगे? उन्हीं 1 लाख, 2 लाख उसको पे नहीं करेगी। ऐसे तो फिर सब अपने फैक्ट्रीज़ को जानबूझ के सारे जलाने लग जाएंगे कि चलो हमें पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है ये लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हम कभी भी किसी की डेथ नहीं पता कर सकते, ठीक है। तो उस केस में नहीं है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी जितनी भी टाइप ऑफ इंश्योरेंसेज हैं वहाँ पे ये वैलिड है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ओके, तो ये क्या है? ये कुछ हद तक प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के साथ रिलेटेड है।
अब सपोज़ करो कि अर्शप्रीत ने शी हैज़ टेकन 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज़, ठीक है, एक ही चीज़ के लिए, ठीक है। सपोज़ करो उसने क्या किया, अपना उसने घर इंश्योर करवाया, ठीक है, फायर के अगेंस्ट, ओके। अब इसने क्या किया, ये इसने इंश्योरर ए के पास, मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी थी ए, उसके पास इसने 1 लाख की इंश्योरेंस करवा दी, और जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी थी बी, उसके पास इसने 50,000 की करवा दी, ठीक है। तो क्या हुआ, चलो इसका कोई और घर था, ठीक है, इसने ऐसे लिया हुआ था, उस घर की बात करेंगे। उसको क्या हुआ, देयर वॉज अ लॉस, मीन्स फायर लग गई। अब नुकसान हुआ 75,000 का। तो अब कितने पैसे इसको मिलेंगे। अब अगर ये सोच रही हो कि भी मैं ए के पास भी जाऊंगी, बी के पास भी जाऊंगी और अपने अपने पैसे ले आऊँगी, ऐसे नहीं होगा। आपका नुकसान 75,000 का ही हुआ है, तो आपको दोनों इंश्योरेंस कंपनी मिला के 75,000 ही देंगे टोटल। कैसे, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। कितना सम इंश्योर्ड है आपका, जैसे जो पहले वाली इंश्योरेंस कंपनी थी, जस्ट वेट, जो पहले वाली इंश्योरेंस कंपनी थी उसके साथ इसने 1 लाख का इंश्योरेंस ली थी, ठीक है। अब टोटल कितना है, दोनों इंश्योरेंस कंपनी के पास 1 लाख एक के पास है और 50 लाख दूसरे के पास है, 1,50,000। लॉस कितने का हुआ है, एक्चुअल लॉस 75,000। ऐसे ही बी करेगी, ठीक है। तो जब दोनों इंश्योरेंस कंपनीज कंपनसेशन को कैलकुलेट कर लेंगी विद दिस मेथड, तो इंश्योरेंस कंपनी ए उसको 50 पे करेगी और बाकी दूसरी वाली 25। टोटल कितना हो गया, 75 का नुकसान होता है, 75 ही मिलने हैं। कैसे मिलने हैं वो ये ऐसे फॉर्मूला से डिवाइड कर लेते हैं। अब आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, भले आप 10 इंश्योरेंस कंपनीज के पास चले जाओ, आपको पैसे उतने ही मिलेंगे जितने में आपका एक्चुअल लॉस हुआ है, बस, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, गॉट इट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब सपोज आप एक किसी की फैक्ट्री थी, उसमें आग लग गई, चलो कंपनसेशन मिल गया, ख़त्म बात। लेकिन अब वो जली हुई फैक्ट्री किसकी है, वो इंश्योरेंस कंपनी की है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट द इंश्योरेंस स्टेप्स इनटू द शूज़ ऑफ इंश्योर्ड, कि अब इंश्योर किसकी जगह पे आ गया, इंश्योर्ड की, क्योंकि अब कंपनसेशन वो पे कर चुका है एक बार। अब क्या है कि जो ओनरशिप है, कि मतलब ओनर कौन है उस फैक्ट्री का, उसका जो राइट है वो किसके पास चला गया, इंश्योरेंस कंपनी के पास, क्योंकि वो कंपनसेशन दे चुका है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के साथ रिलेटेड है, क्योंकि अब क्या है कि सपोज़ करो जो जली हुई फैक्ट्री थी या गुड्स थे, उसको जब आपने, अब जले हुए गुड्स भी क्या होते हैं, कई बार बीच में थोड़े बहुत बच जाते हैं, ठीक है, आपने उसको कहीं पे सेल कर दिया, कुछ भी कर दिया, स्क्रैप बेच दी, कुछ भी कर दिया, आपको 10,000 मिल गए बेच के, ठीक है। मतलब जले हुए गुड्स को भी कहीं ना कहीं बेच के फिर भी आपने 10-20,000 अर्न कर लिया। तो ये 10 और 20,000 आपने अर्न किया, 20,000 ये किसका होगा, इंश्योरेंस कंपनी का होगा कि जिसकी फैक्ट्री थी उसका था। ये अब इंश्योरेंस कंपनी के पॉकेट में जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी जितना नुकसान हुआ था उसका कंपनसेशन वो उस पर्सन को दे चुकी है, उसकी बात अब ख़त्म होगी, ही इज़ आउट ऑफ द पिक्चर नाउ। ये जो जितने भी पैसे मिलते हैं किसी भी चीज़ को ऐसे रीसेल करके, वो सारे के सारे किसके पास जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी के पास। ओके, यू कैन रीड द एग्जाम्पल इफ़ यू वांट, ठीक है। क्योंकि उसको फुल कंपनसेशन मिल गया है लॉस के लिए, तो अब उसका कोई लेना देना नहीं है, जितने भी हाफ बर्न गुड्स होंगे वो सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनी रखेगी, ठीक है। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स। और प्रिंसिपल के स्पेलिंग अगर पेपर में किसी ने गलत लिखे, PAL, स्कूल वाले प्रिंसिपल डाला ना, फिर देखना तुम। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉस प्रॉक्सिमा। इसमें क्या है कि जो भी लॉस का रीज़न है, मतलब जो भी लॉस का एक्चुअल में कॉज है कि कहाँ से हुआ ये, वो रिलेटेड होना चाहिए उस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो आपने करवाई है। अगर लॉस किसी और की वजह से, फिर आपको इंश्योरेंस कंपनी कह सकती है दैट वी विल नॉट बी पेइंग यू द कंपनसेशन। सपोज करो किसी ने मेरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, मेरीन इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ रिलेटेड विद दिस, जैसे आप शिप में शिपमेंट करते हो ना, मतलब रिलेटेड टू वाटर है ये, जो आप जैसे शिपिंग करवाई, शिपिंग कल को शिप को कुछ हो जाए, तो जितने भी शिपिंग होती है सब लोग जो शिप पे काम करते हैं वो सारे मेरीन इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं।
तो एक पर्सन ने मेरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी, ठीक है, उसने वीट बैग्स बेचने थे कहीं पे। अब क्या हुआ कि एक रैट आया वहाँ पे और रैट ने उस वीट बैग में छेद कर दिया और नुकसान हो गया। तो रैट का इंश्योरेंस कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे नहीं देगी, ठीक है। क्योंकि जो मेरीन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो होती है अगर लॉस होता है बाय सी पैरल्स, पैरल्स मीन्स डेंजर, अगर सी में कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से कोई डेंजर ऐसा है कि जो जैसे कोई नुकसान हो गया, शिप को कोई नुकसान हो गया, ठीक है, जैसे दो शिप टकर आ गई या कुछ भी कि शिप टूट गई कहीं से या पानी आ गया अंदर या कुछ, तो आपको कंपनसेशन मिलेगी, लेकिन रैट का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सपोज करो कि जो रैट है उसने वीट बैग्स में छेद नहीं किया, उसने शिप में छेद कर दिया। नाउ देयर इज़ अ होल इन द शिप। अब इफ़ देयर इज़ अ होल इन द शिप तो होल से अंदर क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा, उसकी वजह से आपके वीट बैग ज़रूर स्पॉइल हो सकते हैं, ठीक है। इस केस में क्योंकि रैट ने कुछ नहीं किया, रैट ने जो अपना काम करना था करके चले गया, लेकिन नुकसान किसकी वजह से हुआ, वो सी वाटर की वजह से हुआ जो वो अंदर आ गया पानी। तो क्योंकि अब सी वाटर से हुआ है और मेरीन इंश्योरेंस पॉलिसी इसको कवर करती है, देन यू विल गेट द कंपनसेशन, ठीक है। So this is principle of cost proxima. You can do this case study which is given on this page later to understand this. Last is principle of mitigation of loss. इसमें ये है सिंपल सी लाइन में कि अगर आपके सामने आपकी फैक्ट्री उसको आग लग रही है तो आपने एक चेयर पे बैठ के उसको देखना नहीं है कि चल लग रही है लगी जाए, मेरे को तो इंश्योरेंस कंपनी ने कंपनसेशन दे देना। नो, यू शुड नॉट डू दिस। यू हैव टू टेक रीजनेबल एफर्ट्स टू स्टॉप दैट फायर। आपको पूरे अपने एफर्ट्स करने हैं कि आप जितना बचा सको। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, ठीक है। ओके फाइन, क्लियर हो गया ये सारा कुछ। मतलब उससे केयरलेस नहीं बनना, उसकी ड्यूटी है कि वो अपना अपना जितने अपनी तरफ से जितने भी वो प्रिकॉशंस ले सकता है, अपनी तरफ से जितना एफर्ट कर सकता है उसको बचाने के लिए वो करे। सो वी हैव डन 7 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ गुड अटमोस्ट गुड फेथ, कि दोनों पार्टीज़ में क्या होना चाहिए, कुछ झूठ नहीं बोलना। सेकंड इज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। लाइफ है तो जो करवा रहा है, जिसकी हम इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रहे हैं वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। मैं स्ट्रेंजर्स की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं करवा सकती, मैं आपकी नहीं करवा सकती, मैं किसी टीचर की नहीं करवा सकती, क्योंकि उनका मेरा कोई लेना देना नहीं है, दे आर स्ट्रेंजर्स टू मी। लेकिन मैं अपने हस्बैंड की करवा सकती हूँ, अपने बच्चों की करवा सकती हूँ, मेरे फादर मेरी करवा सकते हैं, बिकॉज आई एम रिलेटेड, ठीक है। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या है कि उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट यू हैव टू राइट कि जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो प्रेजेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ लॉस ऑल्सो, और जब पॉलिसी ली थी तब भी होना चाहिए, ठीक है। इंडेमनिटी कि जितना एक्चुअल में लॉस हुआ उतना ही आपको मिलेगा। कंट्रीब्यूशन में है कि भले आप जितने मर्जी लोगों के पास चले जाओ, जितने मर्जी इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाओ, आपको जितना आपका लॉस हुआ है उतना ही मिलेगा। ये नहीं है कि आपको हर कंपनी से उतना उतना मिलता रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है कि जब आपको टोटल कंपनसेशन मिल गई, फुल कंपनसेशन आपको मिल गई, तो फिर जो बचे गुड्स होंगे अगर उसको बेच के कुछ मिलता है वो सारा किसके पास जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास। प्रिंसिपल ऑफ कॉज अप्रॉक्सिमा क्या है कि एक्चुअल रीज़न जो है वो रिलेटेड होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या था, मेरीन, और यहाँ पे रीज़न क्या था, सी वाटर, सो दे आर रिलेटेड। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस क्या है कि you have to take the reasonable precautions to stop that particular thing, okay।